Hello dear students, today we are going to understand worksheet number 26 of English of class 6 and this worksheet is for 28th December 2020. In this worksheet we are going to move ahead in the lesson Fair Play. ये लेसन फेयर प्ले हमारी ही बुक का है, आपकी ही बुक का है और इसको हम ऑलरेडी प्रीवियस वर्कशीट्स में स्टार्ट कर चुके हैं। कहानी हम आधी से ज्यादा कहानी हम जानते हैं, लेकिन कहानी के अंत में क्या हुआ है उसका पता आज इस वर्कशीट में हमें चल जाएगा। लेकिन इससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है, हैज योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग, यस और नो? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी ऐसा कुछ किया है जो आपके विचार में गलत है? येस और नो, ये अपनी समझ से आप कीजिए। आपका फ्रेंड जो है वो गलत काम कर भी सकता है, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो यू कैन राइट येस और नो हियर। देन सेकंड क्वेश्चन इज, डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ आफ्टर योर सजेशन? अब क्या आपके सुझाव देने पर आपके मित्र ने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की? येस और नो। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, क्लास के दो बच्चों ने मुझे ये इंसिडेंट बताया था एक बार क्लास में कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को अपने बारे में बताया कि मुझे कल आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था, मम्मी घर पे थी नहीं लेकिन मम्मी का पर्स वहां पर पड़ा हुआ था, तो मैंने मम्मी के पर्स से बिना बताए मम्मी को पैसे ले लिए और जाके मैंने आइसक्रीम खा ली। अगले दिन जब उसने अपनी फ्रेंड को ये किस्सा बताया होगा तो उसके फ्रेंड ने उसे समझाया कि मम्मी को बिना बताए पैसे मम्मी के पर्स से लेना अच्छी बात नहीं है ना। और ये बात जो थी दूसरे मित्र को समझ में आ गई। और फिर क्या हुआ? व्हाट चेंज्ड आफ्टर योर सजेशन टू योर फ्रेंड? तो उसके बाद में मित्र को ये बात समझ में आ गई कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि किसी भी चीज को बिना बताए यूज करना या मम्मी के पर्स से पैसे लेना ये गलत चीज है। और उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई और उसके बिहेवियर में ये चेंज आ गया। तो व्हाट डिड शी डिसाइड? उसने क्या डिसाइड किया? उसने डिसाइड किया कि इस तरह की मिस्टेक वो फ्यूचर में कभी नहीं करेगी एंड शी इवन सेड सॉरी टू हर मदर। ठीक है, तो चलिए अब आज की स्टोरी देखते हैं क्या है। लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी फेयर प्ले। इस स्टोरी के तीन मेन कैरेक्टर्स थे जिनके बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है। वन वाज अलगू चौधरी, देन वाज जुम्मन एंड जुम्मन्स आंट। बट जब हमने लास्ट वर्कशीट एंड में पढ़ी थी तो उस स्टोरी में एक और नया कैरेक्टर ऐड हो गया था और वो कैरेक्टर था समझू साहू। अब जो केस चल रहा है वो समझू साहू और अलगू चौधरी के बीच में चल रहा है। अब देखते हैं कि पंचायत की प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं और पंचायत क्या फैसला देती है। केस आपको अच्छे से मालूम है, अगर याद नहीं है तो यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री। पंचायत फिर से वही ओल्ड जो बेनियन ट्री था, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे फिर से पंचायत बैठी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू खड़ा हुआ और उसने कहा कि पंचों की जो आवाज है वो ऐसी है जैसे कि गॉड की आवाज है, यानी कि पंचों का जो कहना है वो भगवान के कहने के समान है। लेट्स साहू नॉमिनेट द हेड पंच। वो उसने क्या सजेस्ट किया कि साहू को हेड पंच नियुक्त करने के लिए, प्रपोज करने के लिए मैं कहता हूं, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। जो भी उसका डिसीजन होगा, निर्णय होगा, मुझे वो अग्री होगा, मैं उससे सहमत होऊंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू को लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा मौका है और उसने जुम्मन का नाम प्रपोज कर दिया। क्यों जुम्मन का नाम प्रपोज कर दिया? बिकॉज ही न्यू दैट जुम्मन जो है वो उससे बहुत ज्यादा नाराज है और उनके बीच में दुश्मनी चल रही है एंड ही वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम अलगू चौधरी। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल। अलगू का तो जैसे दिल ही बैठ गया। सैंक का मतलब ऐसे डूबना होता है, लेकिन दिल जो है वो पानी में डूब नहीं जाता या शरीर में डूब नहीं जाता, बल्कि दिल जो है वो शॉक के कारण, झटका लगने के कारण जैसे बैठ जाता है। एंड ही टर्न्ड पेल, और उसका जो चेहरा था वो पीला पड़ गया। उसे लगा कि अब क्या होगा। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन अब तो वो ये बात, प्रपोजल जो था वो दे चुका था, अब तो उसको मानना ही पड़ता। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office.
जिस क्षण जुम्मन हेड पंच बना उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ एज जज, है ना। एज जज मतलब जो उसे जो जज की पोजीशन दी गई है उसको उस सीट की, उस जज की जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उसे उस ऑफिस की, यानी कि जो उनकी प्रोसीडिंग्स हैं, जो पंचायत का जो कार्यशाला है उसके मान का उसे एहसास हुआ। डिग्निटी मतलब मान सम्मान का उसे एहसास हुआ। Could he seated in that high place have his revenge now? वो कह रहा है कि इतने ऊंचे स्थान पर बैठने के बाद में क्या अब वो अपना रिवेंज ले सकता है? He thought and thought, उसने सोचा और सोचा। No, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. उसने कहा कि नहीं, बहुत बहुत सोचा उसने। Thought and thought मतलब बार बार विचार किया, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, उसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को सच्चाई के मार्ग में नहीं आने देना चाहिए, जस्टिस के मार्ग में नहीं आने देना चाहिए। मतलब उसे सच बोलना ही होगा, जो सही है उसे उसका ही साथ देना होगा, और उसकी जो पर्सनल फीलिंग है, जो पर्सनल दुश्मनी है, पर्सनल जो वो बदला लेना चाहता है, उसे उन सब चीजों को यहां पर एज जज बिल्कुल सोचना ही नहीं है। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अब दोनों ने अपने अपने जो केसेस थे वो वहां पर मेंशन बताए, केसेस को अपने वहां पर एक्सप्लेन किया। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। फिर उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया। मैंने आपको बताया था क्रॉस एग्जामिन क्या होता है, कि मैंने कोई बात कही है तो उसमें कितनी सच्चाई है उसका पता लगाने के लिए जो पंच होते हैं या जो हेड पंच है या जो पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो आपसे प्रश्न पूछते हैं सच्चाई का पता लगाने के लिए, तो उसे बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। तो उनको दोनों को ही क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया उनका, और केस को बहुत गहराई से समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। फिर जुम्मन जो था वो खड़ा हुआ और उसने अनाउंसमेंट किया, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द बुलक। उसने कहा कि ये हमारा विचार है कि साहू को बुलक का प्राइज अलगू को पे करना ही होगा। शुड का मतलब होता है बच्चों, ये मोडाल है, ये तब आता है जब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे यू शुड ओबे योर एल्डर्स, है ना, यू शुड नॉट हार्म एनीवन। व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब जिस समय साहू ने उस बुलक को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसएबिलिटी और डिजीज। वो जो बुलक था उस समय उसको ना तो कोई डिसेबिलिटी थी, डिसेबिलिटी मतलब कोई विकलांगता, किसी भी तरह से कोई अंग में किसी भी तरह से कमी होने को बोलते हैं डिसएबिलिटी। ना तो कोई किसी तरह की कोई विकलांगता थी, डिसेबिलिटी थी, ना ही किसी तरह की कोई डिजीज यानी कि बीमारी थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। उसके जो मृत्यु हुई है बुलक की वो बहुत दुर्भाग्यशाली बात है, दुर्भाग्य की बात है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। इतने पर ही बस जो उसका कहना था, जैसे ही उसने ये सब कहा तो अलगू जो था वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और वो खड़ा हो गया और वो बार बार ओवर एंड ओवर मतलब बार बार ऊंचे स्वर में कहने लगा, विक्ट्री टू द पंचायत, मतलब पंचायत की जय हो, पंचायत की जीत हो। दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, पंचों की आवाज में ही, पंचों के फैसले में ही जैसे गॉड की आवाज निवास करती है, रहती है, गॉड रहते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, बस फिर क्या था, बिल्कुल उसके ठीक बाद जुम्मन जो था वो अलगू के पास आया, उसने उसे गले लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, पिछली पंचायत से ही मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मेंट टू बी अ पंच, आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पंच होने का क्या मतलब होता है, पंच होना क्या होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड और नॉर एनिमी, पंच के लिए कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। कोई भी जो उसकी पर्सनल फीलिंग है पंच की वो कभी भी रास्ते में, डिसीजन लेने के रास्ते में नहीं आनी चाहिए और ना ही आई। ही नोज ओनली जस्टिस, पंच क्या जानते हैं, केवल न्याय जानते हैं। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी।
एनिमिटी का मतलब होता है बच्चों दुश्मनी। ना ही फ्रेंडशिप ना ही दुश्मनी के लिए सच्चाई के रास्ते से, जस्टिस के रास्ते से किसी को डेविएट यानी कि भटकना नहीं चाहिए। ठीक है। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू ने अपने मित्र को गले लगा लिया और वो रोया। वीप की सेकंड फॉर्म है वेप्ट, क्योंकि पास्ट में है, नरेशन स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है, इसलिए वीप की सेकंड फॉर्म वेप्ट। आप देख रहे हैं पूरी ही स्टोरी में सेकंड फॉर्म यूज की गई है, पास्ट टेंस यूज किया गया है। And his tears washed all the dirt of misunderstanding between them. और उसके जैसे जो आंखों से जो आंसू बह रहे थे, उन आंसुओं ने जैसे उनके बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसकी जो धूल थी, उसे जैसे धो दिया। यानी कि दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, है ना। उसने उस बात को समझा कि उस वक्त जो उसने सही फैसला किया था वो क्यों किया था, क्योंकि वो उस समय जज की पोजीशन में था और उस समय उसके लिए कोई मित्र या कोई दुश्मन नहीं था। वो वही करना था जो सही है और जो कि असली न्याय है, और उसने वही किया था। जैसे कि आज जब पंच की सीट पे वो बैठा तो उसने भी न्याय का ही साथ दिया, सच का ही साथ दिया। सो आई होप आपको आज की स्टोरी बहुत अच्छी भी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो आप अपनी बुक में से इसको बार बार रीड कीजिए पूरी स्टोरी को, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स भी डेवलप हों। बहुत सारे बच्चे जो हैं उसे वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वो बेटा तभी आएगी व्हेन यू विल सी द वर्ड्स एंड रिपीट द वर्ड्स। आप वीडियो देखें, इसमें जब हम पढ़ते हैं उन शब्दों को तो कैसे पढ़ रहे हैं उस पर पॉज कीजिए, आप साथ साथ रिपीट कीजिए, जिससे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी व्हाट एक्सरसाइज डू वी हैव टू डू। अब देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी है। On the basis of your reading of the passage, write true or false for the following statements. नीचे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको पढ़ना है और फिर स्टोरी के जो आपने रीडिंग किया है इस पैसेज की, उसके आधार पर आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। स्टोरी तो आप अच्छे से समझ ही गए हैं, तो बस इन कथनों को, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि वो सही हैं या गलत हैं। चलिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। Sahu saw his chance and proposed the name of Jumman as the head punch. साहू को ये अच्छा मौका लगा और उसने जुम्मन को हेड पंच के लिए नियुक्त करने के लिए प्रपोजल दे दिया। तो ये बिल्कुल सही बात है। जब अलगू चौधरी ने उसको ये चांस दिया तो उसने उस चांस को छोड़ा नहीं, मौके को पकड़ लिया और जुम्मन को हेड पंच के लिए नियुक्त कर दिया। तो ये बिल्कुल ट्रू है, सो विल राइट हियर ट्रू। Now the next statement is, Juman announced that Sahu should not pay Algu the price of the bullock. जुम्मन ने ये अनाउंसमेंट की, ये घोषणा की कि साहू अलगू चौधरी को बुलक का प्राइस नहीं देगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि उसने तो ये अनाउंसमेंट की थी कि वो उसको उसका प्राइस, बुलक का प्राइस देगा। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, हम लिख देंगे फॉल्स। Then is the third statement, a punch knows only justice and has no enemy or a friend. पंच सिर्फ और सिर्फ न्याय करना जानता है और उसका कोई दुश्मन या फ्रेंड नहीं होता है, कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। दिस अगेन इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत बार आपके इस पैसेज में आई है। Then is Juman realized his responsibility as a judge once he became head punch. जुम्मन को जज की जिम्मेदारी का एहसास हुआ उस समय जब उसे हेड पंच बनाया गया। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, है ना। जब पहले उसे लग रहा था कि जब अलगू ने मेरे साथ जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है, लेकिन जब उसे हेड पंच बनाया गया तब उसे एज जज अपनी जिम्मेदारी का पूरा पूरा एहसास हुआ। And the last statement is, Algu and Jumman embraced each other at the end of the story. दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया स्टोरी के अंत में। This is absolutely true, है ना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया था, दोनों की जो गलत फहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर हो गई और अंत में फिर से दोनों मित्र बन गए थे। ठीक है, तो आपको स्टोरी कैसी लगी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप इस स्टोरी को अच्छे से रीड कीजिए, इस वर्कशीट को अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में अपने कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर्स को सबमिट कीजिए टाइम से, और साथ ही साथ जो हमें
कोविड के लिए जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं, जैसे कि हमें मास्क पहनना है, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, हमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, उसको भी साथ साथ आप बनाए रखें. ऑलराइट, सो कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग रजनी मैम्स वीडियोस ऑन इंग्लिश एम्पायर. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कब कब मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं उनके बारे में एग्जैक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए. ऑलराइट, टेक केयर बच्चों, प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहिए. बाय.